आप सभी का स्वागत है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल मुस्कान स्टडी पॉइंट में। मेरे दोस्त, पिछले वीडियो में हम लोग फिजिक्स के सिलेबस एवं बेसिक थ्योरी, इसके साथ ही 1 बराबर r/2 मतलब दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को साबित किया। उसके बाद देखो अहम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 5 नंबर का था, ओम्स लॉ, ओम के नियम को हमने विस्तार से साबित किया। इसके बाद अब जो है आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में, क्लास 10 केमिस्ट्री सिलेबस। तो सबसे पहले जो है क्लास 10 के केमिस्ट्री के बारे में कहा जाता है, फादर ऑफ इसका लेवोजियर, जिसको हिंदी में लंभाजे कहते हैं। इसकी उत्पत्ति मिस्र देश से हुई है। मिस्र, यह लैटिन वर्ड केमिया से और केमिस्ट्री में मूल रूप से हम लोग संकेत और सूत्र का अध्ययन करते हैं। तो कहा जाता है केमिस्ट्री इज सिंबॉलिक लैंग्वेज मतलब रसायन शास्त्र संकेतों की भाषा है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने रसायन शास्त्र की परिभाषा अलग दिया। धातु और अधातु के अध्ययन को रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र वह अभिक्रियाओं का विज्ञान है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। विशेष रूप से इन तमाम बातों को हम लोग जो है अलग अलग चैप्टर का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसका सिलेबस देखते हैं। पहला जो चैप्टर है वह रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अंग्रेजी में इसको कह ले तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अनेक प्रकार के क्यों करता है और इसमें तमाम अभिक्रिया के बारे में देखेंगे कि A+B दोनों मिल करके और C+D का निर्माण कर दिया तो इसे क्या कहते हैं? ये तीर क्या दर्शाता है? तो तीर के जो बाएं तरफ होगा वह अभिकर्मक को दर्शाएगा, रिएक्टेंट को दर्शाएगा, और ये रिएक्टेंट आपस में मिल करके प्रोडक्ट का निर्माण करता है जिसे उत्पाद कहते हैं। यह तीर के निशान जो है रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को इंगित करता है। इसका मतलब है कि A+B आपस में मिलकर C और D का निर्माण करते हैं। एवं इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे संतुलित एंड असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अभिक्रिया और समीकरण में अंतर है। अभिक्रिया जो होता है वह लैंग्वेज में जब व्यक्त करेंगे तो उसे अभिक्रिया कहेंगे, और जब उसी भाषा को संकेत और सूत्र के माध्यम से दर्शाएंगे और लिखेंगे तो उसे कहेंगे रासायनिक समीकरण। इसमें और हम लोग पढ़ेंगे समीकरण को संतुलित करना। आखिर समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्यों? आखिर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को क्यों संतुलित करते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा ही द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। विशेष जानकारी के लिए अलग अलग चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सिलेबस देख लेते हैं। दूसरा चैप्टर जो है
अम्ल, भस्म तथा लवण, अम्ल, भस्म तथा लवण पढ़ना है। इंग्लिश में से कह दे तो एसिड, बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर के अंतर्गत अम्ल क्या है, भस्म क्या है, लवण क्या है। अम्ल और भस्म मिलता है तो किसका निर्माण करता है? पीएच मान पढ़ेंगे, पीएच मान, पीएच वैल्यू, पीएच स्केल पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में पदार्थ का पीएच मान के अध्ययन करेंगे, पीएच मान के अध्ययन करेंगे, किस पदार्थ का कितना पीएच मान होता है। इसी चैप्टर में हम लोग अम्ल और भस्म धातु से भी क्रिया करता है तो क्या बनाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे एवं उदासीनीकरण क्रिया का अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। और अगला चैप्टर जो है धातु एवं अधातु है, धातु एवं अधातु, बहुत ही मजेदार चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसे इंग्लिश में कहेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दुनिया में जितना धातु है सब के बारे में और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि धातु जनरली ठोस अवस्था में रहता है, पारा को छोड़ करके अधिकांश धातु ठोसी अवस्था में रहता है। धातु का क्वथनांक गलनांक घनत्व उच्च होता है, धातु कठोर होता है, कुछ अपवाद है पारा। धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, यानी एक सिरा से दूसरे सिरा तक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करवाता है। इसका जस्ट उल्टा अधातु है, अधातु में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अधातु द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और गैस अवस्था में भी पाया जाता है। अधातु विद्युत का कुचालक होता है, अपवाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है जबकि ग्रेफाइट अधातु है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के अधातु एवं धातु का डिटेल से अध्ययन करेंगे। क्या होता है जब धातु पर अणु प्रवाहित किया जाता है, क्या होता है जब धातु पर क्षार प्रवाहित किया जाता है, क्या होता है जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है। इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे संक्षारण, जिसको कहते हैं इसमें कोरोजन, यानी देहाती लैंग्वेज में कहें तो इसको जंग कहते हैं, रस्ट, यानी कोई मेटल पर जल और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या करेगा, मान लीजिए कि मेटल के जगह हम लोहा रख दिए, लोहा Fe, तो यहां बना देगा Fe2O3 इंटू X2 और इसी को कहते हैं जंग, रस्ट। जब धातु को वायु और हवा की उपस्थिति में, वायु और जल की उपस्थिति में, जलवाष्प की उपस्थिति में रखा जाता है तो उसमें क्षति उत्पन्न हो जाता है, जिसे धातु का संक्षारण कहते हैं। अधिकांश धातुएं हमारे प्रकृति में संक्षारित हो जाती है, कुछ को छोड़कर, मतलब सोना और चांदी और प्लेटिनम यह जो है लगभग स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इट मीन्स इसमें कोरोजन की संभावना बहुत कम होती है और यही कारण है कि सोना और चांदी का उपयोग आभूषण गहना बनाने में किया जाता है। उसके बाद यह चमकीला अधिक होता है। सोना की विशेषता है कि 1 ग्राम सोना को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, मात्र 1 ग्राम सोना को खींचकर। सोना की शुद्धता को कैरेट में हम लोग व्यक्त करते हैं, कैरेट में। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 22 कैरेट के सोना का उपयोग गहना बनाने में किया जाता है। 18 कैरेट का जो सोना होता है, 18 कैरेट का जो सोना होता है उसमें 75% सोना होता है, बाकी 25% इसमें जो है वह कॉपर होता है और एल्युमिनियम होता है। कॉपर सोना में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि सोना अधिक लचीला होता है, बहुत मुलायम होता है, इसे खींचकर या टूट सकता है या तार बना जा सकता है। और कॉपर मिला देने से सोना अधिक मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है। उसके बाद यह जंग हो गया। आगे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत धातु के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक गुण कहने का मतलब धातु कठोर होता है, धातु को पीट कर चदरा बनाया जा सकता है, धातु को खींच कर तार बनाया जा सकता है, धातु को पटकने पर टन झन की आवाज करता है,
धातु में विशेष चमक पाया जाता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है। यह जो भौतिक गुण के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद रासायनिक गुण के अंदर क्या पढ़ेंगे कि क्या होता है जब धातु ऑक्सीजन से विक्रिया करता है, अर्थात धातु ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो धातु को ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या होता है जब धातु पर अम्ल प्रवाहित किया जाता है, जलीय धातु पर अम्ल प्रवाहित करने से लवण और जल का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और तमाम अभिक्रियाओं के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अमालगम क्या होता है। अमालगम मतलब कोई धातु और पारा को मिलाएंगे तो यह जो है अमालगम का निर्माण करेगा। अमालगम का निर्माण करेगा लोहा को छोड़कर, लोहा भाई साहब को छोड़कर, लोहा के साथ पारा मिलेगा तो अमालगम का निर्माण नहीं करेगा। उसके बाद एक्वारेजिया के बारे में पढ़ेंगे। एक्वारेजिया यह क्या होता है तो जनरली जो सोनार होता है, गोल्ड स्मिथ सोनार, वह सोना और चांदी को गला करके खत्म कर देता है। तो इसमें होता क्या है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिकम और नाइट्रिकम HNO3 का 3 अनुपात एक मिश्रण होता है जिसे एक्वारेजिया कहते हैं। यह जो है सोना और चांदी जैसे धातु को गला देता है, इसलिए इसका प्रयोग जनरली सोनार लोग करते हैं गहने को साफ करने में। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब धातु में संक्षारण हो जाता है, जंग लग जाता है, तो धातु को जंग से कैसे बचाएं। तो धातु को जंग से बचाने के लिए धातु पर पेंट चढ़ा देंगे। पेंट चढ़ाकर दूसरा एनोडीकरण के द्वारा, एनोडीकरण क्या है तो सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में शुद्ध एल्युमिनियम का एनोड बनाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एल्युमिनियम पर ऑक्साइड का एक परत लेयर बन जाता है जिसे एनोडीकरण कहते हैं। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनाइजेशन मतलब जस्तीकरण या इसी को कहेंगे गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या है तो लोहा पर जिंक जस्ता की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होता है उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। इससे क्या होता है लोहा का एज बढ़ जाता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं जो चापाकल होता है, हथियार चापाकल, उसका बॉडी लगता है देखने में कि एल्युमिनियम का बना होता है, लेकिन वास्तव में वह जो है लोहा का बना होता है। लोहा को जंग से बचाने के लिए इस पे जिंक का परत चढ़ाया हुआ होता है जिसके कारण हमें देखने में लगता है कि एल्युमिनियम। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिक जो पोल होता है कंक्रीट का बना या आयरन का बना होता है पोल, वो 33 के भी 11 के भी 11,000 वाला, तो उसमें इस तरह के होता है, इस तरह के उसमें 3 गो जो तार जाता है, 3 गो तार जाता है, इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। इस पर 3 गो तार जाता है, 1 2 3 तार जाता है 11 के भी 11,000। तो इसमें जो ये वाला जो दिखता है लोहा का होता है, देखने में लगता है कि एल्युमिनियम का है, लेकिन उसका जो पार्ट्स है अब ट्रांसफार्मर का जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है वहां ट्रांसफार्मर होता है, या हम लोग कह सकते हैं पावर ग्रिड जहां पावर इलेक्ट्रिसिटी को जो है स्टेप डाउन करके भेजा जाता है गांव देहात में, वहां पर जो उसका जो पार्ट पुर्जा होता है वह लोहा का होता है, लेकिन हम लोग को देखने में लगता है कि एल्युमिनियम है। वास्तव में वह लोहा है, लोहा पर जिंक का परत चढ़ाया हुआ है उसका लाइफ बढ़ाने के लिए। इन तमाम बातों को हम लोग जो है अलग अलग चैप्टर में विशेष रूप से देखेंगे। और अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक। अंग्रेजी में से कह दें तो कहेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के बाटम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः कार्बन का संकेत C और वैलेंसी प्लस 4 लिखा है। कार्बन जो है कभी धातु की तरह व्यवहार करता है, कभी अधातु की तरह व्यवहार करता है। जब धातु रहेगा तो इसको कहेंगे कार्बन, और जब अधातु रहेगा तो इसको कहेंगे कार्बाइड। कार्बन आपस में मिलकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा वलय का निर्माण करता है। कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नाम। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक क्या है तो कार्बन से मिलकर बने यौगिक को जनरली कार्बनिक यौगिक कहते हैं। CO2 को छोड़कर, CO2 में कार्बन है लेकिन यह कार्बनिक यौगिक नहीं है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर के बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन
संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन भी कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोजन को दो प्रकार के होते हैं, अल्कीन और दूसरा है अल्काइन। अल्काइन। इन तमाम बातों को हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। और अंतिम जो चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर, केमिस्ट्री के सबसे अंत चैप्टर, वह है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, आवर्ती वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण है क्या? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट अभी के वर्तमान स्थिति में, इतना चैप्टर के बारे में हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है। अभी के वर्तमान स्थिति में हमारे जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जिसे मोसले साहब ने बनाया है, मोसले साहब ने बनाया है, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है, वे तत्वों की संख्या 118 है। 90 से 92 वो धातु है, 90 से 92 धातु है, 20 से 22 धातु है और 7 वो उपधातु है। धातु, धातु और उपधातु सभी को आवर्त सारणी में एकदम जो है वर्गीकृत किया गया है विशेष रूप से जो है। और इसमें जो हम लोग जो आवर्त सारणी में एसपीडीएफ, चूंकि आवर्त सारणी को 4 ग्रुप में बांटा गया है, एसपीडीएफ, चारों ग्रुप के तत्व को अलग अलग अध्ययन करेंगे। किसे अर्थ मेटल कहते हैं, किसे अर्थ अल्कली मेटल कहते हैं, किसे ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, किसे क्वाइनेज मेटल कहते हैं, कौन वर्ग 17 ग्रुप के तत्व है, कौन हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व है, कौन निष्क्रिय गैस ग्रुप के तत्व है। इन तमाम बातों को अलग अलग जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो है सिलेबस को यहीं पर हमने दिया था। धन्यवाद।